Hello everyone, welcome to Civil Spotlight, and today we are going to discuss the shear in RCC beams. ये है lecture 3 part 1A. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to help you guys for the competitive exam. So let's begin our lecture. जैसे कि ये चैप्टर है, चैप्टर 3 की मैंने बोला यहाँ पे चैप्टर 3 यानी कि लेक्चर 3. तो दिस लेक्चर 3 वुड हैव पार्ट 1, पार्ट 1, 2. अगर कोई एक घंटे में नहीं हो सकता है पूरा तो उसको 1A फिर 1B 1C ऐसे रिक्वायर्ड होगा. तो इस तरीके से आपको लेक्चर मिलते चले जाएंगे. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बीम की जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पहले के लेक्चर्स में हमने बीम के बारे में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को देख लिया था. तो अब शियर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, टॉर्शन, डेवलपमेंट लेंथ, इससे रिलेटेड इस चैप्टर में यानी कि लेक्चर 3 वाली पूरी सीरीज़ में हम इनको देखेंगे. तो शियर को शुरू करते हैं. सबसे पहली बात तो मैं आपको आरसीसी की स्टार्ट होने से पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की याद दिलाना चाहता हूँ कि जब होमोजीनियस सेक्शन था यानी कि पूरा एक ही मटेरियल का बना हुआ था तो उसमें स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा था. स्ट्रेन लीनियर था और स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, तो वो भी लीनियर हो जा रहा था. एंड जो शियर स्ट्रेस था दैट वाज पैराबोलिक थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये हमने पढ़ा है इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, शियर फोर्स सेक्शन 1 AY बार I अबाउट न्यूट्रल एक्सिस यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ EF लेयर जिसके अबाउट हमें स्ट्रेस पता करना था, शियर स्ट्रेस. तो उसका पैराबोलिक सिस्टम आता था. अब इसको आरसीसी में किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है वो देखते हैं. देखो यहाँ पे मैं सीधे डायरेक्टली कोड पे नहीं जंप कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक्चुअल परसेप्शन या जो व्यू आपका बनना चाहिए एज पर लॉजिक पहले उसको बताऊंगा, फिर कोड ने क्या बताया है उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो हमें जाना ऑब्वियसली मार्क करना है, कोड ने हमें जो बोला है वही सही है. बट कई बार एक आधी जगह मैंने देखे थे क्वेश्चन से बोलते हैं एक्चुअल में क्या हुआ होता, वो वाली चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ. फॉर बीम, आरसीसी बीम जो हमने ऊपर कंसेप्ट पढ़े हैं अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मैंने कहा था उसी से आपका आरसीसी का आगे निकला हुआ है. तो पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसेप्ट लगाएंगे, फिर देखेंगे ना आरसीसी में कोड ने क्या किया. ठीक है, हमने ये बोला था सर कि हमारा जो अजम्पशन है बीम्स का, जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कि जो न्यूट्रल एक्सिस के अबव पोर्शन है वो ही सिर्फ कंप्रेशन में पार्ट लेगा. तो अभी मैं सिर्फ कंप्रेसिव पार्ट की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स हैं, अभी हम टेंसाइल पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं. तो अगर सपोज करो सिर्फ एक कॉन्क्रीट होता, अभी मैं आरसीसी में भी मतलब रीइंफोर्समेंट में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ये मान रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉन्क्रीट होता और न्यूट्रल एक्सिस यहाँ कहीं है, तो इसके ऊपर वाले पार्ट में आपका वेरिएशन कैसा रहा होता. तो आप ये कहेंगे यार ये XU हम लेते आए हैं और कोई भी Y कह दो, दिस इज सो अगर ये डिस्टेंस XU है और ये लेयर EF है, ये EF लेयर की बात हो रही है, ये डिस्टेंस Y है, न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस XU से डिनोट किया गया है. तो स्ट्रेन तो लीनियर है ही, सिर्फ कॉन्क्रीट है तो ये आ गया, और सिर्फ कॉन्क्रीट है तो ऊपर का पैराबोलिक वेरिएशन दिख गया. स्ट्रेस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अगर टाउ EF निकालना था, स्ट्रेंथ शियर फोर्स एट एनी सेक्शन 1 AY बार. AY बार क्या होता है, इस एरिया का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड विड्थ ऑफ EF. ये सब वैल्यूज़ मैंने रख दी यहाँ पे. जैसे कि ये हो गया B विड्थ का है, तो B इंटू दिस थिंग दैट इज XU माइनस Y मल्टीप्लाई बाय Y बार, वो यहाँ से जाएगा, दैट इज Y प्लस XU माइनस Y डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस थिंग. सो हमारा मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा जहाँ पे Y 0 होगा. Y को 0 रख दिया तो टाउ मैक्सिमम मिल गया, रख दो ऊपर वाली इक्वेशन में. वी गेट दिस थिंग, shear force at 1 इस Y को 0, इसको 0 कर दो, ये भी 0, सॉल्व इट, XU स्क्वायर बाय 2 है. ठीक है, बिलो न्यूट्रल एक्सिस की अब बात करते हैं. पहले मतलब हमने सिर्फ कंक्रीट के ऊपर पोर्शन को देखा, इसलिए मैंने अच्छे से यहाँ रीइंफोर्समेंट वगैरह को ध्यान भी नहीं दिया, उसको छोड़ो अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, है ना.
अब मैं बात कर रहा हूं बिलो न्यूट्रल एक्सिस। सो आई विल नाउ थिंक अबाउट द रीइंफोर्समेंट ऑल्सो, जहाँ यहाँ पे एक छोटा सा मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। तो बेसिकली एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और आप कोई भी एक x1 नाम का सेक्शन ले लो जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे और रीइंफोर्समेंट के ऊपर है, ठीक है सर। और अगर हम इसका सिंपली सपोर्टेड मानते हुए यूडीएल, ऑब्वियसली सेल्फ वेट कम से कम यूडीएल तो मान ही सकते हो, उसको लगाओगे तो एक तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, साथ में शेयर फोर्स डायग्राम ऐसा बनेगा, ये सब हमें आता है। तो किसी भी सेक्शन 1-1 के ऊपर देखो, यहाँ पे सेक्शन 1-1 है तो यहाँ मूवमेंट कुछ और है, शेयर फोर्स कुछ और है। फिर सेक्शन 2-2 को देखो, यहाँ मूवमेंट बढ़ गया, यहाँ शेयर फोर्स घट गया। तो हमने सेक्शन 1-1 उठाया, उसके अबाउट मूवमेंट कह दिया। मूवमेंट 1-1 क्या होगा? मूवमेंट 1 या तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। जेडी क्या होता है? लीवर आर्म, जो मैंने पिछले लेक्चरों में देखना कितने अच्छे समझाया जेडी कैसे उसको जे और डी बनाया। या क्यों कहूँ टेंशन एट 1-1 इनटू लीवर आर्म, यही तो हम कहते आए थे, या तो यहाँ टेंशन होता है या कंप्रेशन होता है, ऐसे, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दैट थिंग ओनली। अब सेक्शन 2-2 पे आ जाओ। मैंने कहा मूवमेंट जो है जरा सा चेंज हो गया, m+dm हो गया है यहाँ पे, तो उसको रख दिया m+dm। जो कंप्रेसिव फोर्स है उसके अंदर भी चेंज आ गया, तो C11 प्लस स्मॉल चेंज इन DC इंटू लीवर आर्म प्लस सिमिलरली टेंसाइल फोर्सेस का। और ये 1 और 2 को सॉल्व कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? dm इज इक्वल टू dt इंटू लीवर आर्म, ठीक है। dt क्या है? स्मॉल चेंज, dt इज फोर्स इन दी अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वो फोर्स है जो 2-2 सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते हमें गेन करने को मिला या लूज करने को मिला। हियर यू कैन से इट इज अ गेन। तो जो भी चेंज हमें देखने को मिला, दैट स्मॉल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन मूवमेंट। तो ये जो स्मॉल चेंज है, ये फोर्स, ये अनबैलेंस्ड होगा टेंसाइल फोर्स के केस में, और ये कंक्रीट को पुल करने की कोशिश करेगा, रीइंफोर्समेंट के लेवल पे लग रहा होगा और ये चाहेगा रीइंफोर्समेंट को अपने साथ खींच के ले जाए। एक्स्ट्रा ये जो स्मॉल फोर्स है 2-2 1 सेक्शन से 2-2, यानी कि जैसे सपोज करो 1-1 यहाँ था ये और 2-2 सेक्शन यहाँ आ गया, तो 2-2 सेक्शन में जरा सा फोर्स dt ज़्यादा लग गया है तो ये ज़्यादा इसको पुल करेगा, ठीक है। तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, टेंसाइल फोर्स जो एक्सटर्नल इफेक्ट से आया, इसको रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए कंक्रीट अपने अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा। उसको सपोज करो, उसकी जो शेयर स्ट्रेस है उसको मैंने टाउ कह दिया और स्मॉल छोटी सी डिस्टेंस b इंटू dx कर दी। छोटा सा b तो विड्थ हो गया और dx उसका आप समझ ही सकते हो कि कुछ भी कह सकते हो, छोटी सी डेप्थ वगैरह, छोटा सा ले लिया, एक छोटी सी लेयर का ले लिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। सो आई वुड गेट दिस थिंग एज टाउ इज इक्वल्स टू dt बाई b dx। अब आप ध्यान से देखना, जहाँ हमने ऊपर एक ये रिलेशन बनता है dm इज इक्वल्स टू dt बाई jd, सो आई कैन राइट इट एट इंस्टेड ऑफ dt एज dm बाई jd। तो यहाँ पे भी dm बाई jd यानी कि dm बाई लीवर आर्म b dx। अब dm बाई dx क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा था, शेयर फोर्स होता है। तो यहाँ हो गया टाउ इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई जे डी बी। ये कौन सा है भाई? ये एक्चुअल में आया है, हमने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थ्योरीज पढ़ी थी उसको यूज करा तो ये मिल रहा है। तो आप भले से इसको कैसे याद कर लो, शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय लीवर आर्म इनटू बी है, अभी भी वही न्यूटन पर mm² ही मिलने वाला है, बट एक्चुअल में लिख सकते हो v डिवाइडेड बाय लीवर आर्म इनटू विड्थ ऑफ b। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। बट एक्चुअली IS 456 ने नॉमिनल शियर स्ट्रेस को क्या बोला है और ये वर्ड अपने आप में नॉमिनल का क्या मतलब है, ये सब कुछ उसने बताया है। तो एक ये छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने क्लॉज 40.1 से निकाला है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी कि जो यू से पता लग गया आपको अल्टीमेट, यानी कि फैक्टर्ड हो चुका है, शेयर फोर्स जो है उसको फैक्टर्ड किया जा चुका है, उसको डिवाइड कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम से, उसको हम डिनोट कर रहे हैं टाउ वी से। ध्यान रखना कोड ने इसको टाउ वी से डिनोट किया तो मैं भी टाउ वी ही ले रहा हूँ, अपनी साइड से कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। तो शेयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, डिजाइन लोड का मतलब सिंपली फैक्टर्ड कर दिया गया है। बी इज द ब्रेड्थ ऑफ मेंबर
विच फॉर फ्लेंज सेक्शन शैल बी टेकन एज ब्रेड्थ ऑफ वेब BW। देखो सीधी बात है, मैं इसको कैसे लिखता हूँ, बढ़िया बढ़िया ये अंग्रेजी में लिख देते हैं, बट इट रियली कन्फ्यूजेस द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोड की यही बात है, कोड एक्चुअली ये चाहता है कि आप उसकी लैंग्वेज का और कोई मतलब ना निकालो, दैट्स व्हाई दे ट्राई टू यूज सच काइंड ऑफ अननेसेसरी लेंदी थिंग्स। सिंपल वे में या तो विड्थ ऑफ वेब ले लो या मेंबर ले लो। अभी टी हो, मैं नीचे बना के दिखाता हूँ क्या कहना चाहता है ना। और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, डी इज इफेक्टिव डेप्थ। तो आप तो भले ही से ये जो मैंने रेड में अच्छे से लिख दिया है एक्चुअली कॉपी है, एक्चुअली क्या है ये डी थोड़ा नीचे था, तो बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, इट्स नॉट बी एंड उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में डी है, दैट्स नॉट दैट थिंग, इट इज़ बी इंटू डी। तो मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से इसलिए मेंशन किया हुआ है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे, आप जो बोल रहे थे मेंबर में वेब लेना क्या लेना, मैं उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो इफ देयर इज अ रेक्टेंगुलर बीम, सो योर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस यानी कि शेयर स्ट्रेस यानी कि शेयर स्ट्रेस जो डिज़ाइन लोड के बाद निकलने वाला है बीम के अंदर एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, दैट वुड बी द डिज़ाइन फैक्टर्ड शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। यानी कि वही 1 सेक्शन जो हमने काटा है उस पॉइंट पे डिज़ाइन शेयर फोर्स कितना है डिवाइडेड बाय बी डी। बी क्या है, ब्रेड्थ, यहाँ पे तो सब कुछ प्रिज्मेटिक बीम है इसलिए बी इज सेम फॉर थ्रू आउट द लेंथ एंड डी इज इफेक्टिव डेप्थ। बट इफ द सेम थिंग गोज फॉर टी एंड एल बीम तब क्या होगा, so if I look forward for T and L beam, this would change that design force at section 1 divided by width of web। क्यों, क्योंकि shear force आपको याद होगा ज़्यादा रेजिस्ट कौन करता है सर, वेब रेजिस्ट करता है। ये कहाँ पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था कि वेब जो है वो shear फोर्स को अच्छे से रेजिस्ट करता है, उसके अंदर shear स्ट्रेस का इफेक्ट ज़्यादा चला जाता है, इसलिए विड्थ ऑफ वेब इनटू इफेक्टिव डेप्थ। अब सर्कुलर बीम की बात कर लो, अब आ गया कल को कोई क्वेश्चन एक छोटा सा, तो सर डिज़ाइन फोर्स एट सेक्शन 1 वही डिवाइडेड बाय बी आर, मैंने बी आर लिख दिया इनटू इफेक्टिव डेप्थ दी। सर्कुलर बीम है, डी आपको पता चल गया यहाँ देख के। बी आर क्या है, बी आर इज द डायामीटर ऑफ सर्कुलर बीम, सो दिस इज द डायामीटर ऑफ सर्कुलर बीम, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद बी आर। क्योंकि हमने स्मॉल डी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ के लिए आरसीसी में डिनोट कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि बेवजह डी लिखेंगे और कन्फ्यूजन है, कैपिटल डी लिखूंगा और कुछ हो जाए। आप कहोगे कैपिटल डी हम ओवरऑल डेप्थ को कहते हैं, वैसे देखा जाए तो ये सर्कुलर है तो ये डी ही हो गया एक तरीके से, डायामीटर डी, सो डी भी लिख सकते हो आप, ओवरऑल डेप्थ इनटू इफेक्टिव डेप्थ। बट समाओ उस टाइम मैंने नहीं सोचा, मैंने सोचा अलग ही लिख देता हूँ, इसको बी आर लिख देता हूँ, बच्चों को ज़्यादा याद रहेगा एट रेडियस पॉइंट यार ऐसे। तो इट इज़ डायामीटर इनटू इफेक्टिव डेप्थ, तो दिस इज फॉर सर्कुलर बीम। अब एक और कोड ने चीज़ मेंशन की है और मैंने सोचा उसको एक अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के स्टूडेंट्स के सामने रख देता हूँ कि बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ के बारे में। अब यहाँ पे जो बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ है इसके अंदर आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो बी इंटू डी है, यानी कि क्रॉस सेक्शन अभी भी इसका रेक्टेंगुलर ही है, यहाँ काट लो चाहे यहाँ काट लो चाहे इधर, ये बहुत बड़ा सा मिल जाएगा आपको इधर एट द एंड, करेक्ट। सो है अभी भी रेक्टेंगुलर ही क्रॉस सेक्शन, बट द थिंग इज ये डेप्थ इज वेरिंग विद द लेंथ, यानी कि स्पेन के साथ डेप्थ जो है वेरी कर सकता है, या तो इंक्रीज कर सकता है या स्पेन के साथ वो डिक्रीज भी कर सकता है। ये लेंथ है, स्पेन है, सिंपली सपोर्टेड है, डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करोगे। सो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस उस केस में आप निकालेंगे, कोड ने जो फॉर्मूला दिया है, कोड ने दिया है, लिख लेना भले इसे, IS कोड IS 456 2000 में जो वर्जन निकला उसी में साफ तौर पर मेंशन है, जो अपन ने सेम लिखा था ना, VU यानी कि डिज़ाइन शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय विड्थ इंटू DXX। अब मैंने ये XX मेंशन किया हुआ, अब क्यों, क्योंकि हम किसी सेक्शन पे जाके शेयर फोर्स देखते हैं तो इस सेक्शन पे जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, DXX से डिनोट कर रहा हूँ, तो डेप्थ एट सेक्शन, इफेक्टिव डेप्थ एट सेक्शन XX। अच्छा VU के साथ प्लस माइनस में कुछ है, वो क्या है, MU यानी कि फैक्टर्ड मूवमेंट, फैक्टर्ड मूवमेंट है एट व्हाट, एट सेक्शन XX।
ठीक है। एंड डी एक्स एक्स इज अगेन इफेक्टिव डेप्थ एट एक्स एक्स इंटू 10 बीटा। बीटा क्या है? एंगल है। अगर आप यहाँ से देखें हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ ये एंगल है, ये बीटा है, यानी कि वेरिंग डेप्थ किस एंगल से वेरी कर रहा है, वो वाला एंगल बीटा है। अब इसको कोड ने लिखा हुआ है मूवमेंट एट एक्स एक्स ड्यू टू डिज़ाइन लोड। समझ गए? यानी कि जैसे अपन अगर सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड होती तो आपका जो ये बेंडिंग मूवमेंट सपोज को ऐसा है, तो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट एक्स एक्स है हम उसको यहाँ रखेंगे। करेक्ट। डी इज द इफेक्टिव डेप्थ एट एक्स एक्स, बी इज वेरिएशन एंगल, B is the width of beam and L is the span length। स्पैन लेंथ सिर्फ बताने के लिए आपको मैंने बनाई थी। अब यहाँ पे एक आपने चीज़ नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, इसको भी कोड ने मेंशन किया है वर्ड्स में, बट मैंने उसको अच्छे से और ब्रेक कर दिया कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अगर मूवमेंट जो एक्स एक्स सेक्शन का है वो डिक्रीज़ करता है और डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ करती है, या यूँ कहूँ कि मूवमेंट इंक्रीज़ कर रहा है, डेप्थ डिक्रीज़ करनी है, कि मूवमेंट और इफेक्टिव डेप्थ ये पोजिट चल रहे हैं, एक साथ इंक्रीज़ या एक साथ डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, या तो ये इंक्रीज़ करेगा तो ये डिक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा तो ये इंक्रीज़ करेगा। ये वाला सेक्शन ऐसा देखने पे आपको लेना है प्लस। सर थोड़ा है ना ग्राफ से समझाओ। देखो अगर आप इस पर यूडीएल लगाते हो और हमें कोई डेप्थ से तो मतलब है नहीं, जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो तो डेप्थ से क्या लेना देना, उसको तो लोड से लेना देना है, तो वो ऐसा कुछ बनेगा। अब आप एक बात बताओ, इसके सेंटर की तरफ आप जा रहे हो तो इसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है, डी एक्स एक्स सेंटर की तरफ हो रही है इंक्रीज, बिल्कुल सर, सेंटर की तरफ देखना। ओके। एंड इसका मूवमेंट अगर सेंटर की तरफ देखूं वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो आप ले लेंगे नेगेटिव, जो ऊपर वाला हो गया अभी मैंने दिखाया। अब ऐसा सेक्शन जिसमें एक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो भी दिखाएं। जैसे ये सिंपली सपोर्टेड होता, को यूडीएल लगाओ, बनाया, ये लो सर। अब आप सेंटर की तरफ आओ, सेंटर की तरफ आओगे तो डेप्थ हो रही है डिक्रीज और मूवमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। डेप्थ डिक्रीज, मूवमेंट इंक्रीज, डेप्थ डिक्रीज, मूवमेंट इंक्रीज। क्या ले लेना है, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या लेना है, नेगेटिव। यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज या डिक्रीज करें तो नेगेटिव ले लो, और दोनों अलग अलग चलें तो पॉजिटिव ले लो। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला इज। अब आप बोलेंगे सर ये रियल लाइफ में होते हैं कि ऐसी बीम्स होती हैं क्या वेरिंग डेप्थ वाली, तो उसको दिखाने के लिए मैंने आपको एक फ़ोटो लगाई। अब ये मत बोलना सर ये आरसीसी की नहीं है, ये तो स्टील की है। मुझे आरसीसी की यार इंटरनेट पे नहीं मिली एक अच्छी पिक, जो मिली वो प्रॉपर मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लगा एक बार दिखा देता हूँ कि नहीं वेरिंग डेप्थ बीम है, आरसीसी की भी हो सकती हैं, बट इसकी जगह कल को स्टील स्ट्रक्चर की जगह स्टील स्ट्रक्चर बनाने में और थोड़ा बहुत बड़े लेवल पे बनाने में थोड़ा हमको चीप पड़ता है, क्योंकि ये वर्कशॉप की एक छत होने वाली है, इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसलिए। बट वेरिंग डेप्थ होती है आरसीसी की बीम्स में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इन हेयर कि ये जो चीज़ मैंने बताई प्लस माइनस की, इसको तुम अच्छे से ज़रूर लिख लेना। सो ये वो कुछ फॉर्मूलाज थे जो इम्पॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं, हमने अभी देखा ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो सर पैराबोला था, आप भी यही कहेंगे, बट आईएस कोड ने आपका वेरिएशन पैराबोला प्लस स्ट्रेट लाइन कर रखा है। उसने क्या कहा, आपकी अगर ये बीम है, सो दिस इज रीइंफोर्समेंट इन हियर, तो इसकी एक लेवल लाइन मैंने खींच ली है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस तक तो ये है पैराबोला, न्यूट्रल एक्सिस तक वेरिएशन इज पैराबोला, एंड आफ्टर न्यूट्रल एक्सिस इट इज स्ट्रेट लाइन अप टू टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। रिमेंबर उसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे नॉमिनल कवर है ये, फॉर किसके लिए, मेन रीइंफोर्समेंट के लिए, करेक्ट। सो मेन रीइंफोर्समेंट के लिए नॉमिनल कवर है, उसके अंदर कोई स्ट्रेट लाइन मत लेके जाना, इट इज अप टू टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, नॉट अप टू टोटल डेप्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये IS 456 ने बताया है, मेंशन किया है। तो आप कहेंगे सर टी बीम, बिल्कुल जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था वही वाला कंसेप्ट है। ऊपर तो ये पहले कम था फिर और हो गया तो बढ़ा दिया,
कहाँ तक पैराबोला? अप टू न्यूट्रल एक्सिस, एंड बिलो न्यूट्रल एक्सिस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछ लेते हैं ये लोग वर्ड्स में या ग्राफ के थ्रू, टू मेक इट एंड क्लियरली लर्न इट। आते हैं अब एक क्वेश्चन पे जो वेरिंग डेप्थ का, जिससे आपका कंसेप्ट जो है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो जाए। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट। अ वेरिंग डेप्थ आरसीसी बीम सिंपली सपोर्टेड एट बोथ एंड्स, क्या बोला? सिंपली सपोर्टेड एट बोथ एंड्स एज शोन, द बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर्ड लोड, याद रखना है फैक्टर्ड करके दे दिया है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी किलो न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है। डिज़ाइन शेयर फोर्स एट एक्स एक्स ऑफ बीम इज, एक्स एक्स ऑफ बीम कहाँ पे है? 5 मीटर पे है, पूरा 20 मीटर पे दिखे, लग रहा है सिमेट्री है, ये 10 मीटर्स होने वाला है, ठीक है ना। तो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, डेप्थ जो है डिक्रीज कर रही है, ऑब्वियसली मूवमेंट जो है वो सेंटर तक इंक्रीज कर रहा होगा, डेप्थ डिक्रीज कर रही है, मूवमेंट इंक्रीज यानी कि प्लस। चलो सबसे पहले जो गिवन लोड है वो लिख लेते हैं, डब्ल्यू यू क्या है? 10, अल्टीमेट लोड दे दिया इन्होंने 10, बहुत बड़े। शेयर फोर्स एट एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स एक्स सेक्शन पे पहुंचने से पहले मुझे अल्टीमेट लोड तो निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो एक्स एक्स को निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पे? वो हो जाएगा सर डब्ल्यू यू एल बाई 2, एंड इतने पोर्शन में कितना कम हुआ होगा? डब्ल्यू यू एट एक्स एक्स सेक्शन इज वी यू माइनस डब्ल्यू यू इंटू 5, यही चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। ये हो गया डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस, ये नीचे जा रहा होगा, और याद है आपको साइन कन्वेंशन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थे, लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे, कैसा? नेगेटिव पॉजिटिव, वही चल रहा है, सेम सिस्टम वही चला रखा है मैंने। तो ये नेगेटिव में आ गया, वी गॉट 50 किलो न्यूटन एज आर डिज़ाइन shear लोड एट सेक्शन एक्स एक्स, 50 किलो न्यूटन आ गया। तो हमारा उसने क्या मांगा? उसने हमसे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस नहीं मांगा, उसने डिज़ाइन शेयर फोर्स मांगा है, ठीक है। तो बी डी हटा दो, सिंपल जो नीचे अपन ये बी इंटू डी एक्स एक्स करते हैं ना, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या है? डिज़ाइन शेयर फोर्स, ये एक्स एक्स, करेक्ट। तो आई गॉट दिस वी यू एट एनी सेक्शन एक्स एक्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अच्छे से एक्स एक्स लिख देता हूँ। एट सेक्शन एक्स एक्स, टोटल एट एक्स एक्स, वी यू एट एक्स एक्स। तो रेस्ट इज सेम, वी कैन फाइंड द बीटा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज 200 mm, दिस इज 10 meters। तो गोइंग थ्रू दैट वी कैन फाइंड द बीटा, जो कि 0.02 निकल के आया, 10 बीटा एक्चुअली 0.02 निकल के आया है। और अब मोमेंट भी निकालते अपन। मोमेंट क्या होगा? मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स, यहाँ ये देखो, मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, यहाँ जो भी एक रिएक्शन है इनटू 5 meters पॉजिटिव, करेक्ट। सो आई यूज द पॉजिटिव आर इंटू 5, माइनस का यहाँ पे एक यूडीएल चल रहा है, ठीक है, तो उसका वेट है डब्ल्यू यू, तो डब्ल्यू यू इंटू जो भी एक्स है हमारा, एक्स की वैल्यू को हम बाद में 5 रख देंगे, डब्ल्यू यू एक्स स्क्वायर बाई 2, वही नेगेटिव इफेक्ट आएगा, सेम निकाल लिया। मोमेंट एट एनी एक्स सेक्शन एक्स एक्सिस 375 किलो न्यूटन मीटर। तो डेप्थ भी निकालनी पड़ेगी एक्स एक्स सेक्शन पे, सो इंटरपोलेशन लगा सकते हैं अपन, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा के सब कुछ, या कुछ भी जैसे भी आपको सही लगे। आई गॉट 500 mm, 0.5 meters। सो अब रख देते हैं। अब बता दिया एम यू तो इंक्रीज कर रहा है और डी डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। तो वी यू टोटल एट एनी सेक्शन एक्स एक्सिस इस फॉर्मूले में रखा, वी गॉट 65 किलो न्यूटन एज आंसर। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच फॉर अ वेरिंग डेप्थ क्वेश्चन। अभी तक मैंने सिर्फ ये क्वेश्चंस देखे हैं ऑब्जेक्टिव में कि ये बता दो डिज़ाइन शेयर फोर्स क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस क्या, आपसे बड़े क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं वेरिंग डेप्थ के ऊपर। तो ये एक छोटा क्वेश्चन लगा मुझे
मैंने कहा खुद ही सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को। अभी तक हमने शेयर फोर्स के बेसिक को पढ़ लिया कि शेयर फोर्स कैसा आया, अब कोड ने क्या बोला। अच्छा, अभी तक मैंने एक बार भी ये बात नहीं की कि शेयर रीइंफोर्समेंट कैसी दी जाए, वो कैसी दिखेगी, डिज़ाइन स्टेप्स क्या होंगे। अब उनको देखते हैं। उनको देखने से पहले हमें थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग लानी होगी कि शेयर और बेंडिंग का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। अगर आपने ये समझ लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ शेयर से आने वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, वो क्रैक से रिलेटेड होते हैं। बताओ इसका क्रैक कैसा होगा, ये कैसा होगा, कि शेयर में भी दो तरह के क्रैक्स आपको मेजरली देखने को मिलेंगे। तो वो नीचे मैं और अच्छे से डिस्कस करूँगा। देखो क्या है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शेयर एंड बेंडिंग। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, आरसीसी की बीम हो गई, इस पर लग गया यूडीएल, इसका बनाओ शेयर फोर्स डायग्राम, सर ये रहा। इसका बनाओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नीचे रहा। अब मैंने कोई भी एक ये जो है ये तो सेंटर है, तो मैंने कोई भी एक सेक्शन ले लिया, उस पर 2 पॉइंट मार्क कर दिए ए और बी। ए जो है वो कंप्रेसिव जोन ऑफ कह सकते हो आप कंक्रीट में है, और बी जो है वो टेंसाइल जोन यानी कि सीधे सीधे रीइंफोर्समेंट के पॉइंट पे है। मैं रीइंफोर्समेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कंक्रीट एट द लेवल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इस बात को समझना, पॉइंट बी इज एट द लेवल ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो आगे चलते हैं। तो बी जो है उसको उठा के ले आते हैं। बी जो है ले आते हैं, अपन ने याद करो सिंपल स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन में छोटा सा उठाते थे। उसमें कहते थे यार इसमें टेंशन टी लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसके अंदर शेयर लग रहे हैं, शेयर भी लगा दिया मैंने। टेंशन एंड शेयर, ध्यान से देखना अब इस चीज़ को। अगर टेंशन एंड शेयर है तो ये इसको कैसे डिस्टॉर्ट करेंगे हल्का हल्का सा। ये डायगोनल्स बनाया हूँ मैंने कुछ इस तरीके से कि यहाँ से तो खींचेगा और ये दूसरी वाली साइड से कंप्रेस होगा, तो कुछ इस टाइप का। अच्छा, इफ दैट थिंग इज हैपनिंग, तो एक बात आपको पता चल गई है, ये वाला डायगोनल यानी कि ये और ये कंप्रेशन में है, एंड दिस डायगोनल इज हैविंग टेंसाइल इफेक्ट। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उस टाइम बताई थी वो ये थी कि यार अगर कोई भी ब्रिटल मटेरियल, कंक्रीट एक ब्रिटल पॉइंट है, तो उसके अंदर अगर टेंशन होगा तो वो 90 डिग्री टू द टेंशन पॉइंट जो है उससे वो क्रैक करता है। यही बताया था। तो यहाँ पे टेंशन का ये रहा, तो हमारा क्रैक कैसा आना चाहिए, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। दिस इज व्हाट विल हैपन एट पॉइंट बी। चलो एक बार पॉइंट ए को भी देख लेते हैं जो ऊपर था कंप्रेशन में। अच्छा सर, पॉइंट ए जो है वो कंप्रेशन में है। अब अगर कंप्रेशन में देखें तो शेयर का इफेक्ट देखते हैं। कंप्रेशन के अंदर नाउ अगर हम शेयर का इफेक्ट देखें, अगेन अगर शेयर वैसा ही लग रहा है तो शेयर का वजह से डिस्टॉर्शन तो यही आने वाला है जो ऊपर हमने शेप बनाया है। सो अगेन टेंशन इफेक्ट शेयर की वजह से आया एक डायगोनल में, और ब्रिटल मटेरियल है, क्रैक टेंशन के परपेंडिकुलर। अभी तक सिर्फ बात की हमने शेयर के इफेक्ट की। अब आप आओ पॉइंट बी पे, टेंसाइल इफेक्ट। अब आपका ऑलरेडी एक टेंशन है, ऊपर से मैंने इसमें और टेंशन दे दी यहाँ पे, तो यहाँ के जो फेसेस हैं वो और इफेक्ट, उसमें जो टेंशन का इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उनमें क्रैक जो और तेज़ी से डेवलप होगा। बट यहाँ कंप्रेशन का इफेक्ट है, वो क्या ट्राई करेगा, कंप्रेशन का इफेक्ट ये ट्राई करेगा कि इसको रोके कैसे, ये जो दो डायगोनली पोर्शंस हैं ये आपस में दूर जा रहे होंगे, इन्हें कैसे रोका जाए। सो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन
कंप्रेसिव फोर्स इन दोनों को एक साथ इंटैक्ट करने की कोशिश करेगा, वहीं टेंसाइल फोर्स इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा। सो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि बी पॉइंट जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू ए, यानी कि शेयर का इफेक्ट ज़्यादा कहाँ पे होगा आपको देखने को मिलेगा एट पॉइंट बी। बी कहाँ था? नियर टू रीइंफोर्समेंट, यानी कि यहाँ पे। और यही बात मैंने यहाँ लिखी है, हियर टेंसाइल स्ट्रेस वैल्यू विल बी लेस ड्यू टू विच क्रैक विल नॉट डेवलप इन दिस पोर्शन, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है या ऊपर वाला पोर्शन यानी कि पोर्शन ए जो है उसमें कम चांसेस है क्रैक के एज कंपेयर टू पॉइंट बी। तो एक ऐसी आरसीसी बीम लो, सिंपल बीम लो, तो उसमें क्रैक कैसा दिखेगा? वो 45 डिग्री पे दिखेगा, अभी अभी बना के बताया मैंने। एंड दिस वुड बी इंक्लाइन टू 45 डिग्री नियर टू सपोर्ट। सपोर्ट के नियर क्यों? क्योंकि shear force is always maximum near to support, it's not near to center। तो आपको इसीलिए near to support वो ऐसा दिखेगा, क्रैक्ड पोर्शन दिखेगा। अब ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसको ये टेंशन क्रैक किस वजह से हुए हैं? ड्यू टू टेंशन के इफेक्ट से हुए हैं। तो इसलिए इसको कई बार आपको शेयर क्रैक के नाम से भी मिलेगा और कई बार आपको टेंसाइल क्रैक के नाम से भी इसको देखने को मिलेगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज लर्न बोथ ऑफ दीज नेम्स। कई बार ऐसा होता है सिंपली ऐसे लिख देते हैं आरसीसी क्रैक ड्यू टू टेंशन इफेक्ट, तो आपको उस टाइम समझना है अरे सिर्फ टेंशन क्रैक की बात करें, इसका मतलब वो शेयर वाले इफेक्ट की बात करें। जब वो बोले फ्लेक्सुरल क्रैक, फ्लेक्सुरल टेंसाइल क्रैक, तो आपको ये वाला देखना है। यहाँ पे ये बना हुआ है, दिस इज फ्लेक्सुरल टेंसाइल क्रैक। अब ये जो क्रैक आ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सिंपली प्रोवाइड द ट्रांसफर शेयर रीइंफोर्समेंट। अब इसका सॉल्यूशन भी जी हमने सीख लिया, भाई शेयर का इफेक्ट क्या है, कहाँ पे ज़्यादा वो क्रिटिकल है, कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट है। उसके बाद अब उसको रोकने के लिए ट्रांसफर शेयर रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, तो उसे शेयर रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब ये कितने टाइप की है, कैसे प्रोवाइड की जाए वो देखो। सिंपल है, सबसे पहली आती है वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट, इसको ही हम स्टीरअप्स कहते हैं। यानी कि जो ऊपर ये कंप्रेसिव मेन रीइंफोर्समेंट है, नीचे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है मेन, इन दोनों के बीच में किए ट्रांसफर सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपने देखा दोनों तरफ जोड़ दिया गया है। ये जो मैंने बनाया है ये वाले जो बिल्कुल वर्टिकली खड़े हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट। अब इस सिर्फ एक सेक्शन को देखोगे तो ये रहा, ये जो ब्लू दिख रहे हैं आपको दैट इज मेन रीइंफोर्समेंट, और उसको चारों तरफ से घेर रखा है वो है ट्रांसवर्स या कहूँ वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट। तो एक तरीका तो ये हो गया, कुछ डिस्टेंस पे प्रोवाइड कर दो, इससे शेयर क्रैक नहीं आएंगे। ओके, और भी कोई तरीका है? बिल्कुल है, कोड ने मेंशन किया हुआ है, वो है इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट। यानी कि यहाँ पे जो मेन शेयर रीइंफोर्समेंट जाता है उसको कट ऑफ पॉइंट से बेंड कर दो 45 डिग्री पे, बेंड कर दो। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना 45 डिग्री पे ये इंक्लाइंड स्टीरअप्स लिखा है, दे आर बेसिकली, ये जो मेन रीइंफोर्समेंट यहाँ पे दिखाई गई हैं इनको कट ऑफ सेक्शन के बाद बेंड कर देते हैं। यानी कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेन रीइंफोर्समेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच आर बेंड एट 45 डिग्री। अब ये आप देखेंगे थोड़े, जब मैं डेवलपमेंट लेंथ पढ़ा दूंगा तो उसके बाद कट ऑफ सेक्शन क्या होता है वगैरह सब उसमें आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए, इट इज इंक्लाइंड स्टीरअप और बेंट अप बार्स, इनको बेंट अप बार्स भी कहते हैं। तीसरा है दोनों दे देते हैं, थोड़ा सा मेन रीइंफोर्समेंट को बेंड कर देंगे और साथ में वर्टिकल रीइंफोर्समेंट दे देंगे। ठीक है, तो वर्टिकल स्टीरअप्स ये आ गए, साथ में बेंट अप बार्स आ गए। तो 3 वे हो गए बाय विच वन कैन सेव द शेयर क्रैक्स। अब सर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल भी देखने को मिल जाए तो अच्छा लगता है, उससे बच्चों को याद हो जाता है। तो ऊपर देखो कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट है, नीचे टेंसाइल है,
इसके अंदर जो ट्रांसवर्स वर्टिकल जा रहे हैं दे आर ट्रांसवर्स शियर रीइंफोर्समेंट। सिमिलरली इवन जब हम कॉलम्स पढ़ेंगे उसमें भी हम ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट देंगे, वहाँ शेयर की बजाय इसका कुछ और काम है वो वहीं देखेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इसको, अब आपके मतलब इसको देखने के बाद सवाल आ रहा होगा ठीक है सर, अब क्रैक से बचाने के लिए ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट दे दिया, अब ये तो बताओ कि इसको किस डिस्टेंस पे रखें, किस वैल्यू में रखें, कितना लोड ले रहा होगा ये। तो उन सबको देखने के लिए कुछ IAS कोड के रिकमेंडेशंस है, वो आपको उससे पहले आपको गो थ्रू होना होगा। तो IAS के कुछ रिकमेंडेशंस हैं, लाइक क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है, किस पॉइंट पे है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। शेयर फोर्स इज कैलकुलेटेड फॉर डिज़ाइन ऑफ बीम एट क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि जो आप ये VU निकालते हो ना यहाँ पे, आप बोलते हो बिल्कुल एंड पॉइंट पे, वही VU आप D यानी कि इफेक्टिव डेप्थ वाले डिस्टेंस तक अप्लाई कर सकते हो। यानी कि ये जो VU यहाँ था एंड पे, ये यहाँ पे भी VU एंड ही रहेगा फॉर डिज़ाइन पर्पस। तो हमारा कोड ये कहता है कि अप टू डेप्थ D, up to distance D, I shouldn't say depth because D is the effective depth, ये वही D है बिल्कुल, ये effective depth ही है। इसके बराबर ही डिस्टेंस को from the face of column is considered as critical section in case of shear effect। इस बात को अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो। अब कोड ने आपको बोल दिया ठीक है ये सब कुछ आ गया, अब कोड ने अपन ने एक्चुअल में निकाला था VU डिवाइडेड बाय लीवर R इनटू विड्थ। जो कि यहाँ हमने ऊपर देखा हुआ है, लीवर आर्म इनटू विड्थ ऑफ बीम। जबकि यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज डिज़ाइन शेयर फोर्स एट पर्टिकुलर सेक्शन, विड्थ ऑफ बीम एंड इफेक्टिव डेप्थ। ये IAS कोड ने LSM के डिज़ाइन में मेंशन कर दिया। ठीक है सर, अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ बता दो कंक्रीट की, कि हम ये जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को, इसको किस वे में डिज़ाइन करें, उनके क्या स्टेप्स होंगे, उनके पीछे क्या लॉजिक है, वो अब यहाँ से शुरू होता है। देखो, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एक्चुअल में इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। एक्चुअली क्या होगा, जितनी आपको शेयर रेजिस्टेंस चाहिए वो कौन कौन रेजिस्ट करेगा, एक तो कंक्रीट रेजिस्ट करेगा, दूसरा रेजिस्ट करेगा शेयर रीइंफोर्समेंट। ये बात समझने वाली है कि आपने जो एक क्रैक की बातें ऊपर कर ली अच्छे से, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। इस इफेक्ट को 2 चीज़ें रेजिस्ट करेंगी, एक है हमारा कंक्रीट और दूसरा है ट्रांसवर्स शेयर रीइंफोर्समेंट। ठीक है सर, तो सबसे पहले जो हम है कंक्रीट की बात कर लेते हैं। कंक्रीट कितना रेजिस्ट कर रहा है, कितना पोर्शन रेजिस्ट कर रहा है, उसको कैसे निकाले। तो कोड के क्लॉज नंबर 40.2.1 में एक टेबल नंबर 19 के बारे में मेंशन किया गया। वो टेबल नंबर 19 यहाँ नीचे दी हुई है, उसके थ्रू आपको पता लगता है कि कंक्रीट कितना शेयर झेल सकता है। सिंपल, देखा कितना आसान कर दिया हमारे लिए कोड ने। उसने बोला कंक्रीट कितना शेयर झेल सकता है वो देख लो। तो उसको उसने बोला कि डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है। मतलब कैसे निकालोगे, स्टेबल में कुछ दिया होगा तो कुछ वैल्यूज दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 इंटू AST/BD दे दिया और यहाँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया। मतलब 2 चीज़ चाहिए ना आपको, एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दूसरा परसेंटेज टेंसाइल स्टील। तो यहाँ आ गया परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट और साथ में ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यानी कि टेबल जो है डिज़ाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टेंशन रीइंफोर्समेंट इन दी सपोर्ट। ठीक है सर, इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, कोड ने इसको टाउ सी से डिनोट किया है। मैंने बढ़िया बड़ा करके बना दिया आपको कि भाई टाउ सी मतलब शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट, छुट्टी। ठीक है सर, अब आप देख सकते हैं M20 है,
और आप ASD/BD निकाल लो, जो भी आएगा, जैसे 1.25 आया तो आप यहाँ पहुँच के बोल देंगे हाँ भाई इतना रेजिस्ट कर सकता है, और इतना है तो इतना रेजिस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो यानी कि मैंने इस टेबल से टाउ सी निकाल लिया, यानी कि कंक्रीट कितना शेयर जो है रेजिस्ट कर रहा होगा, उसको उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये मत कर देना B/D/2 क्योंकि सर ऊपर का हाफ है, नहीं भाई, ये कोड ने बोला है, कोड ने जो बोला है वही चुपचाप करो, क्योंकि कोड ने टाउ V इज इक्वल्स टू क्या रखा था, VU/BD, यानी कि वो आपका टोटल एरिया ले रहा है। इस चीज़ को समझना, कंसिडरेशन में टोटल एरिया ले रहा है, इसलिए मैं जब ये नॉमिनल निकालूंगा तो BD/2 नहीं इंटू BD करूँगा। जो कोड का काम है वही कोड वाला काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो जो कॉन्क्रीट कितना रेजिस्ट करेगा, उसका शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है सर, आ गए, नीचे आओ। अब ऊपर इस पॉइंट के साथ साथ कोड ने दूसरा पॉइंट भी मेंशन किया है कि आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। सो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू कॉन्क्रीट प्लस शेयर रीइंफोर्समेंट दोनों मिला के, दिस इज द पॉइंट दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द क्लॉज 40.2.3 अंडर नो सर्कमस्टेंसेज इवन विद शेयर रीइंफोर्समेंट। ध्यान रखना, ये सिर्फ कॉन्क्रीट की बात नहीं कर रहा है, इवन शेयर रीइंफोर्समेंट शैल द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन बीम टाउ वी एक्सीड टाउ सी मैक्सिमम, यानी कि टाउ सी मैक्सिमम दिया, उससे किसी भी हाल में टाउ वी को ऊपर नहीं जाना है। ये बात हमें कोड बोल रहा है यहाँ पे, उसको टेबल नंबर 20 में दिया है। टेबल नंबर 20 का है, ये रही, देखो ध्यान से, टाउ सी मैक्सिमम, यहाँ सिर्फ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की बात हो रही है, कोई परसेंटेज स्टील की बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी आया था कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट नॉट ऑन परसेंटेज टेंसाइल स्टील। तो हमें पता लग गया कि हाँ कॉन्क्रीट कितना लेगा, साथ में हमें अब ये भी पता चल गया कि मैक्सिमम विद दी शेयर रीइंफोर्समेंट हमें कितना अलाउ करना है। नाउ वी गॉट दैट आल्सो। अब आते नीचे की तरफ, इसी बात को हमने थोड़ा एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है और ईजियर लैंग्वेज में लिखा है, जैसे कि टाउ वी हैज़ टू बी लेस देन इक्वल्स टू टाउ सी मैक्सिमम, जो कोड बोल रहा है इट मीन शेयर फोर्स ड्यू टू गिवन लोड इज लेस देन द मैक्सिमम परमिशिबल शेयर स्ट्रेस। इसका मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं डिजाइन। ओके, बट तब क्या सर, जब आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट से ज़्यादा हो जाए तब क्या, तो रीडिज़ाइन करो बीम को। कैसे सर, उसकी साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ करो, यानी कि जो उसकी डेप्थ थी ना उसको इंक्रीज़ कर दो, जो आपकी डेप्थ पहले थी उससे थोड़ा बढ़ा दो कुछ परसेंटेज, तो D प्लस लाइक 50 mm और 100 mm दैट वुड वर्क इन जस्ट वन स्टेप। सो ये एक चेक हो गया, यहीं की यहीं बता दिया मैंने आपको एक सॉल्यूशन। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ सी मैक्सिमम से ज़्यादा है तो क्या करें, ऑप्शन ए साइज डिक्रीज कर दें, ऑप्शन बी साइज इंक्रीज कर दें, ऑप्शन सी परसेंटेज टेंसाइल स्टील बढ़ा दें। क्या करें, देखो परसेंटेज टेंसाइल स्टील बढ़ाने से टाउ सी मैक्सिमम नहीं चेंज होता है, तो फिर इट मीन्स हमें साइज बदलनी होगी। साइज बदलूंगा तो टाउ वी इज इक्वल्स टू VU/BD फॉर्म आएगा, डी बढ़ जाएगा तो टाउ वी अपने आप कम हो जाएगा कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से आपको ये चीज सॉल्व करनी होती है। आपसे करते हैं शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन की बात, इसको डिनोट करते हैं VUS यानी कि शेयर फोर्स फॉर स्टीरअप्स। हर जगह आपको इवन कोड में भी ये VUS की फॉर्म में ही मिलेगा। तो VUS इज VU यानी कि अल्टीमेट शेयर फोर्स, डिजाइन शेयर फोर्स माइनस कितना कंक्रीट झेल गया, कंक्रीट कितना झेल रहा है वो देख लिया, ठीक है सर। डिजाइन शेयर फोर्स हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है, तो जो बचा कुचा होगा वो कौन झेलेगा, शेयर रीइंफोर्समेंट झेलेगी। दिस इज द वे ऑफ डिजाइनिंग। तो मैंने आपको बिल्कुल अभी डिजाइन स्टेप का बेसिक स्टार्ट करके दिया है ताकि आपको कंसेप्ट मिल जाए। अब डिजाइनिंग स्टेप्स हम नीचे देखेंगे, बट उससे पहले एक अपवाद यानी कि एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो कोड ने मेंशन किया है उसको देख लेते हैं। उसने कहा है
अगर आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ वी लेस देन हाफ ऑफ टाउ सी होता है, यानी कि जो कॉन्क्रीट का हम टेबल 19 से निकालने वाले हैं उसके आधे से भी छोटा होता है, तब देन देर इज नो नीड टू प्रोवाइड शेयर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, देर इज नो नीड टू प्रोवाइड शेयर रीइंफोर्समेंट। बट स्टिल अगर आप प्रैक्टिकली पूछे मुझसे, स्टिल इट इज़ बेटर टू प्रोवाइड मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट। देखो, अगर आप फील्ड की बात करो तब तो दे देना, बट आप एग्जाम की बात करो तो ये टिक कर देना कि हम कोई शेयर इन्फोर्समेंट नहीं दे रहे। मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है। फील्ड की बात तो मिनिमम पकड़ा दो, और एग्जाम की बात तो नो शेयर रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं कि शेयर में फेलियर। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था यहाँ पे डिज़ाइन स्टेप से पहले, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाएं। ये 3 टाइप्स ऑफ फेलियर हैं, और उसके बाद हमारे स्टेप्स हैं। तो एक बार देख लेते हैं एक करके। और स्पेशली मैंने इनको हाईलाइट किया है कि क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, और इनके लिए कई बार डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने हाईलाइट करके सोचा मैं यहीं अच्छे से एक बार कंप्लीटली इनको मीनिंग को डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ। As an outcome of a rigorous experimental test, it has been observed that a beam without shear reinforcement can fail in following ways. अगर आपने reinforcement नहीं दी है shear वाली, तो हमारी बीम किस किस वे में वे में फेल कर सकते हैं? 3 वे में। सबसे पहला है डायगोनल टेंशन फेलियर। ऊपर मैं समझा चुका हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझाया कैसे क्रैक यहाँ आता है और कैसे टेंसाइल का इफेक्ट होता है। इन दिस टाइप ऑफ फेलियर डायगोनल क्रैक अपीयर इन द बीम near support which are inclined nearly at 45 degree to horizontal in shown figure। मतलब नीचे होता है। ले दे के बात ये है, क्योंकि टेंशन का इफेक्ट कहाँ पे? नीचे। टेंशन कहाँ होगा बीम के अंदर? सर नीचे होगा। ऊपर क्या है? कंप्रेशन होगा। तो नीचे जो क्रैक आ गया है ब्रो, नीचे जो क्रैक आ गया है वो क्या है? डायगोनल टेंशन फेलियर, या सिंपल टेंसाइल क्रैक ड्यू टू शीयर। ध्यान रखना इस चीज़ को। कैसा होगा ये क्रैक? सर 45 डिग्री के एंगल पे होगा हॉरिजॉन्टल से, ऐसा। ये तो अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही लगा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल शेयर फेलियर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्लेक्सुरल शेयर फेलियर ही मिलता है, और ये वर्ड 1-2 बार यूज भी हो चुका है, इससे कंफ्यूज ना हो। तो देखो, फ्लेक्सुरल शेयर, फ्लेक्सुरल याद है आपको? फ्लेक्सुरल क्रैक क्या होता है? सेंटर पे होते हैं बेंडिंग मोमेंट के एक्सेसिव टेंसाइल फोर्स की वजह से। एग्जैक्टली वही। तो जब फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक, फ्लेक्सुरल क्रैक जो होता है वो प्रोपोगेट करता है, मतलब फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक इट प्रोपोगेट्स फ्रॉम फ्लेक्सुरल क्रैक। एग्जैक्टली, फ्लेक्सुरल क्रैक बीच में आएगा, बिल्कुल बीचों बीच में, जबकि शेयर क्रैक कहाँ होता है? सपोर्ट्स के पास में होता है। डायगोनल टेंशन शेयर, या यूँ कहूँ शेयर क्रैक्स, वो डायगोनल के पास में है। जब ये बीच वाले इतने हाई हो जाएं क्रैक्स की ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय इनका एक एंगल बन, देखो हर एक क्रैक को पहले 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली रखा गया है। सबकी सब क्रैक पहले 90 डिग्री के आसपास थे, फिर एकदम से ये इन्होंने अपना एंगल बदल लिया। समझ गए बात को? तो फ्लेक्सुरल क्रैक जो था वो सीधा होना था, पहले 90 डिग्री पर जा रहा था, फिर वो 45 डिग्री पे मुड़ गया। तो क्या बना? फ्लेक्सुरल शेयर, यानी कि फ्लेक्सुरल से स्टार्ट हुआ है, बाद में शेयर में कन्वर्ट हो गया है। यही बात है। द स्ट्रेस नियर द क्रैक टिप आर हायर ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। When combined shear and bending stress exceed the tensile strength of concrete beam, flexural shear cracks start to propagate। तो सीधी भाषा में मैंने बता दिया, सबसे पहले आएगा फ्लेक्सुरल क्रैक, यानी कि 90 डिग्री वाला क्रैक, फिर वो 45 डिग्री पे मुड़ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, दोनों साइड से। तो वो हो गया फ्लेक्सुरल शेयर, फ्लेक्सुरल शेयर, फ्लेक्सुरल शेयर, फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक ये हो गया। अब तीसरा टाइप ऑफ क्रैक भी आपने सुनने को मिलेगा, पर ये देखने को इतना आसानी से नहीं मिलता है। इसे कहते हैं डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, या कहूँ शेयर कंप्रेशन फेलियर। देखो दोनों नाम मैंने यहाँ पे इसलिए अच्छे से पिक बना के लिख दिए हैं, एक को ऐसे लिख दिया है और एक सिंपली उसके साथ लिख दिया है नीचे जो पिक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। दिस टाइप ऑफ फेलियर takes place by crushing of concrete in compression zone near the load। ये क्या हुआ? बिल्कुल ये देखो यहाँ बनाया मैंने, एक स्पेशल हाईलाइटिंग सी भी की हुई है। पहले ये हुआ
डायगोनल, क्योंकि टेंसाइल क्रैक अपन देख चुके ऊपर पहले एग्जिस्ट करेगा, आपने कहा ठीक है सर क्रैक होके एग्जिस्ट करवा दिया, ठीक है पीयूष करवा दिया है, वो ऊपर बढ़ते बढ़ते ऊपर कंप्रेशन जोन तक पहुंच गया, ठीक है, देन दैट वुड बी टर्म्ड एज डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। तो यानी कि डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होने के लिए भी पहले डायगोनल टेंशन फेलियर होना चाहिए, फिर उसके बाद कंप्रेशन फेलियर देखने को मिलेगा। ये क्यों देखने को मिलेगा? ये मिलता है, दिस इज ड्यू टू वीक कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन जोन, यानी कॉन्क्रीट जो है कंप्रेशन जोन में बहुत वीक हो तब देखने को मिलता है। तो shear reinforcement essentially provided to prevent formation of crack and failure of beam due to shear। अभी हम देख चुके हैं कि हमने reinforcement देनी है in order to save us from the diagonal tension failure, यानी कि shear failure। typical shear failure से बचने के लिए, इससे बचने के लिए हम देते हैं shear reinforcement, ठीक है सर। और इससे बचने के लिए पहले फ्लेक्सुरल आ रहा है तो हम क्या दे रहे हैं, इनफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, यानी कि हम चाहते नहीं कि फ्लेक्सुरल क्रैक आए तो शियर फेलियर भी नहीं आएगा, तो अपन एक काम करेंगे, इनफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट दे देंगे, साथ में अच्छी खासी यहाँ पे ट्रांसवर्स शियर रीइंफोर्समेंट दे देंगे, तो इससे भी बच गए। बट सर डायगोनल कंप्रेशन फेलियर से कैसे बचोगे, ये बताओ। तो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर से बचने के लिए ही हमारे कोड ने हमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ अलाउएबल शियर स्ट्रेस की बात की है, क्योंकि हर एक स्ट्रेंथ, यानी कि हर एक कंक्रीट की एक स्ट्रेंथ हमारे कोड ने स्पेसिफाई कर दी। जैसे ऊपर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जो टेबल थी ये रही, कि M20 जो है इतना ही झेल सकता है भाई, इससे ऊपर तू लेके जाएगा ना तो कंप्रेशन में भी क्रैक आ जाएगा, सिंपल सीधी बात, इतना आसान कर दिया है। तो आई होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट्स नाउ कि कौन से टाइप के आपके शेयर क्रैक्स हैं और वो किस सिचुएशन में आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो ये मेरा पहला लेक्चर हुआ पार्ट 1A। अब मैं 1B जब स्टार्ट करूँगा तो उसमें डिज़ाइन स्टेप्स की बात करेंगे, फिर एक डिज़ाइन भी देखेंगे और सारे फिर 25 ईयर्स ऑफ गेट ESS ACJE के क्वेश्चंस यहीं देखेंगे फॉर ऑल टाइप्स। तो I request you guys before leaving, please subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, please mention it in the comment section below. और प्लीज़ अपना प्यार दिखाते रहें, लाइक करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें। आप भले से डाउनलोड करके देखें बट अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। आई एम मेकिंग these videos in order to help our students so that they can score high in competitive exam. Thank you very much.